आज के शो में। आयशा गुलालाई की पीटीआई छोड़ने की वजह बेनकाब। करतूत इनके बहुत सारे हैं, उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम जिस तरीके से ये खवातीन और लड़कियों की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। करोड़ों खर्च, क्या खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन बेख्तियार। परवेज खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। रिजर्व सीट्स वो सारी परवेज खटक ने अपनी कजन को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। तंगी माइनिंग केस में इलीगल लीज परवेज खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कजन को। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके एमडी, उसकी सिलेक्शन बकौल जियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज खटक ने की है। परवेज खटक पर मुबैना करप्शन का इल्जाम, क्या इमरान खान की आंखें बंद। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ दिन इंतहाई सियासत के लिहाज से देखा जाए तो करेक्टर असैसिनेशन, इल्ज़ाम तराशी उरूज पर अपने नजर आ रही है इस वक्त। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों जमातों को रख लें तो इल्ज़ाम तराशी तो उरूज पर नजर आ रही है। लेकिन इस इल्ज़ाम तराशी के दौरान कल आयशा गुलालाई साहिबा का इस्तीफा, यानी इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एमएनए शिप से नहीं, और उसके साथ साथ इल्जामात की एक नई फहरिस्त सामने आ चुकी थी। रात में डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ और इल्जामात भी लगाए जिन इल्जामात के सबूत वो मुहैया नहीं कर सकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चली गई, जिसके बाद कहा यह गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए स्टैंड नहीं कर सकी अपने पांव पर क्योंकि सबूत उसके नहीं थे। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल की बात करें तो इस रद्द अमल के नतीजे में दो अहम बातें। एक तो वो जो कि उन्होंने नैरेटिव दिया खवातीन के बारे में कि उनकी इज्जत नहीं है इस पार्टी में या उनका रोल इतना एक्टिव नहीं है इस पार्टी में, ये एक नैरेटिव था जो उन्होंने दिया। इसको डिनाई करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज सुबह से हमने देखा कि कराची शहर, लाहौर शहर, पेशावर, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ खवातीन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने इस गुमान को और इस राय को उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा हरगिज नहीं है और खवातीन को इज्जत भी हासिल है और उनको अच्छे ओहदों पर रखा भी जाता है। और दूसरी बात है लीगल, यानी कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ही देर कबल यह फैसला किया और लीगल नोटिस भिजवा भी दिया है जिसमें 10 रोज के अंदर आयशा गुलालाई साहिबा को या तो माफी मांगनी है या फिर उन्हें साबित करना है इस इल्जाम को, वरना उनको हरजाना भरना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो सामने आ चुकी है। अब उनके इल्जामात की तरफ चलते हैं क्योंकि ये इल्जामात तीन नौयत के थे। एक इल्जाम ये था पर्सनल लेवल का था कि उनके ऊपर हैरेसमेंट उनके साथ हुई या कोई ऐसे मैसेजेस का तबादला हुआ जो गलत थे। एक तो हैरेसमेंट की बात है, जो पहला इल्जाम जो पर्सनल लेवल पर इल्जाम है, जिसकी बात से शायद वही कर सकती हैं और साबित भी वही कर सकती हैं या जो भी तफसीलात है वो मंजराम पर नहीं है। दूसरा इल्जाम खवातीन के किरदार पर पार्टी के अंदर था कि उनको क्या मुकाम हासिल है, और ये बात नई नहीं है क्योंकि इससे पहले ये बात नाज बलोच साहिबा भी कर चुकी हैं और फौजिया कसूरी साहिबा के भी कुछ सिमिलर पैटर्न के ऊपर एतराजात हैं जो कल भी उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा है उस बारे में। लेकिन वो शिकायत उससे पहले भी फौजिया कसूरी साहिबा की तरफ से खवातीन को जो किरदार है मेल शोविनिज्म उस पर वो उठा चुकी हैं और नाज बलोच साहिबा भी इसी बुनियाद पर पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। और तीसरी अहम बात जो इंतहाई अहम है, शायद जिसके ऊपर एलिगेशंस की इंक्वायरी होनी चाहिए या जिसके ऊपर खान साहब या आगे से जवाब आना चाहिए, वो करप्शन की बात है। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बिलखुसूस परवेज खटक साहब जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी मुबैना करप्शन या बदनवानी के हवाले से बात किया आयशा ने और उन्होंने कहा है कि ये इस पर खान साहब खामोश हैं। और ये बात भी पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले डीजी एहतसाब कमीशन जो कि मुस्ताफी हो चुके हैं, उनका इस्तीफा भी सामने आ चुका है, एतराजात उठा चुके हैं एहतसाब कमीशन के किरदार पर और खान साहब के सामने परवेज खटक साहब और जो सूबाई हुकूमत है उसकी जो एतराजात उनके थे वो शेयर कर चुके हैं, लेकिन खान साहब उस पर खामोश रहे। जियाउल्लाह अफरीदी साहब जो कि साबिक वजीर मादनियात हैं, सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी खान साहब तक ये एतराजात पहुंचाया, उस पर भी कोई हमें देखा कि एक्शन सामने नहीं आया। और अब आयशा गुलालाई ने उन्हीं सवालात, उन्हीं एतराजात को करप्शन के हवाले से परवेज खटक साहब के सामने जो हो रहे थे वो खान साहब के सामने रखे और वो कहती हैं इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ये कहा जी कि लगता है कि खान साहब इस पर ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है। तो तीन नौयत के इल्जामात हैं, एक पर्सनल लेवल पर, एक खवातीन के किरदार पर और तीसरा करप्शन पर। हम आज प्रोग्राम में कुछ अहम नुकात बेनकाब करेंगे। पहले खान साहब जो करप्शन खत्म करने का दावा करते थे, यानी जब वो इलेक्ट हो रहे थे तो फ्रॉम खैबर या ओवरऑल जो उनकी पॉलिसी का जो नेशनल नैरेटिव वो लेकर चले, उन्होंने कहा था 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा से। लेट्स हियर दैट इमरान खान साहब ने उसकी स्ट्रैटेजी क्या पेश करी थी और उनका ऑब्जेक्टिव या विजन इस हवाले से क्या था, पहले ये जरा सुने।
करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। खान साहब ने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे। डीजी एहतसाब 2 साल से इस्तीफा दे चुके हैं, एक्टिंग डीजी वहां पर हैं, जो उनका इस्तीफा है वो उसके अलावा खत भी एक लिख चुके हैं खान साहब को, जिसमें वो एतराजात का जिक्र कर चुके हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि उनको कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। और इसी तरह से मैंने जिस तरह कहा कि ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब इस मामले को उठा चुके हैं, और कल आयशा गुललई ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के हवाले से उन इल्जामात को दोबारा दोहराया कि वहां पर करप्शन है। जो खवातीन के ऊपर बात है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, जो कि साबिक वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त पेशावर से। हमारे साथ नाज बलोच साहबा कुछ ही देर में साथ होंगी और वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। अब पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, साबिक पीटीआई की रहनुमा है, हमारे साथ कुछ ही देर में साथ होंगी। ज़ियाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, आज कुछ फिगर्स सामने हमारे आए और उन फिगर्स के मुताबिक ये था कि 600 मिलियन खर्च हुए केपीके के एहतसाब कमीशन के हवाले से, लेकिन वहां से ना कोई कन्विक्शन आई, ना कोई रिकवरी अब तक हुई है। ताहाल आप उस अमल से गुजर चुके हैं एहतसाब कमीशन के, आपके नजदीक क्या वो एहतसाब कमीशन है या परवेज कमीशन है? क्योंकि आपका मैंने एक बयान सुना था, आपने कहा ये परवेज कमीशन बन चुका है। ऐसा आपने क्यों कहा था ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, और वहां क्या हो रहा है करप्शन के लिहाज से जो कार्रवाइयां हैं? थैंक यू सफ़ान भाई, बहुत शुक्रिया जी। और आपने जिस स्टोरी की ज़िक्र की है, मैं आज आपके चैनल के तवस्सत से अंसार अब्बासी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि शुक्र है कि आज किसी भी सहाफ़ी भाई ने इस बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को थ्रू प्रिंट मीडिया उठाया, जो कि मैं तकरीबन 2 साल से लगा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई मेरी गिरफ़्तारी के अगले दिन मैंने मीडिया पे बताया कि ये परवेज़ कमीशन है और ये फ्रॉड कमीशन है, ये 420 कमीशन है, जो कि अल्लाह के फजल से आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ने साबित कर दिया। और न्यूज़ जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी लगी। मेरे ख्याल में आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। आप तो पहले से कह रहे थे, 2015 में आपने कह दिया था, मैं जुलाई 2015 में आप कह रहे थे, वो तो आज कह रहे हैं आपको तो पहले से हो गया था, ये कैसे कह रहे थे आप? तो यही तो मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा हूँ आज कि मैं जो बातें मैं पहले कर रहा था वो आज दिन ब दिन वो आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही है। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये कमीशन गलत है। आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी, खान साहब ने वहां से करप्शन खत्म कर दिया आफरीदी साहब 90 दिन में, जो खान साहब ने अभी मैंने बयान सुना है कि वहां से करप्शन खत्म हम कर देंगे 90 दिन में, टॉप डाउन अप्रोच, क्या खत्म हो गई है करप्शन वहां से? आपने बहुत ज़बरदस्त खान साहब की क्लिप दिखाई है। खान साहब अगर आप उन क्लिप को सुन लें तो दोबारा तो वो कह रहे हैं कि मैं ऊपर लेवल का करप्शन ख़त्म करूँगा। तो मैं भी मानता हूँ कि खान साहब ने बात ठीक की है लेकिन ख़त्म नहीं की। परवेज़ खटक ऊपर लेवल का बंदा है, वो एक करप्ट और गंदा बंदा है, वो वैसा ही है जिस तरह मतलब ये अगर आप स्टोरी को देख ले तो स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं अंसार अब्बासी की स्टोरी में। उसमें ये भी लिखा है कि करोड़ों अरबों तक पैसे खर्च हो गए, रिजल्ट कोई नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। उसमें यह भी लिखा है कि भाई जितनी भी अपॉइंटमेंट इस कमीशन में हुए वो गलत है, और वो इसी एहतसाब इदारे के एक सीनियर ऑफिशियल ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक साहब ने की थी, जिसकी ये रिपोर्ट मेरे पास है। ये रिपोर्ट है ब्रिगेडियर तारिक साहब की, जिसमें A to Z पूरी कंप्लीट एहतसाब कमीशन की जो इरेगुलरिटी है और जो करप्शन उसमें हुए हैं। ज़ियाउल्लाह साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं मेरे साथ ही मौजूद रहेगा, आपके पास बहुत कुछ है बताने को भी, और आप गुजरे हैं उस अमल से एहतसाब के खैर पख्तूनख्वा में, और आप वजीर भी रहे हैं, और आपसे सही यही होगा कि आप अगर खान साहब के सामने ये सारी चीजें लेकर आ रहे थे बार बार करप्शन की, तो उनकी तरफ से जवाब क्या मिला आपको, और अगर जवाब हाँ या ना या इग्नोरेंस में मिला तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? इस ब्रेक के बाद नाज बलोच साहब भी साथ होंगी। बेनकाब में आज बहुत कुछ बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहिए। करतूत
इनके बहुत सारे हैं। उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम जिस तरीके से ये खवातीन और लड़कियों की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। परवेज खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। रिजर्व सीट्स वो सारी परवेज खटक ने अपनी कजन को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। तंगी माइनिंग केस में इलीगल लीज परवेज खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कजन को। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके MD, उसकी सिलेक्शन बकौल जियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज खटक ने की है। वो सबूत दिखा रहे हैं, बिलियनरी सुनामी में ये हो गया, बिलियनरी सुनामी में ये हो गया, KP गवर्नमेंट में परवेज खटक ने इतनी करप्शन की, इस ठेके में इतनी करप्शन की। इमरान नियाजी को पता नहीं क्या मसला था कि उसने सारे सबूत साइड पे रखे, मुस्तरद कर दिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि एक तो पर्सनल लॉयर के इल्जामात हैं जिस पर लीगल इस पर नोटिस का सामना भी है आयशा गुललाई को। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खवातीन का किरदार क्या है, वो बात है। और तीसरी बात अहम करप्शन के हवाले से जो उन्होंने उठाई है कि खैर पख्तूनख्वा में क्या वजीर आला परवेज खटक साहब के जो अदवार है, जो दौरे हुकूमत है और जो गवर्नेंस स्टाइल है, उस पर क्या एतराज़ात उनको थे। और इससे पहले ये एतराज़ात DG एहतसाब कमीशन और इसके साथ साथ ये एहतसाब जियाउल्लाह अफरीदी साहब जो कि इस प्रोग्राम में साथ भी हैं, साबिक वजीर मादनियात खैर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी उठाए थे इससे पहले। लेकिन इस पर क्या एक्शन हुआ और क्यों नहीं हुआ, या क्या एक्शन होना चाहिए था, ये हम सवाल उठा रहे हैं। खवातीन के किरदार पर जो बात हुई है, आज ये भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबा सिंध से लेकर खैर पख्तूनख्वा तक जहां जहां शहरों में खवातीन हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। उन्होंने आके डिनाई किया इन तमाम इल्जामात को। इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के सिलसिले में हमने देखा कल शीरी मजारी साहिबा की तरफ से एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी मजारी साहिबा ने अपनी ही खवातीन कुलीस के बारे में एक स्टेटमेंट दी। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो PTI के रहनुमा और जो रह चुके हैं वो ज़्यादा बेहतर शायद समझा भी सकें हमें। मैं इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा इन्हें गेस्ट में जो हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं। लेकिन पहले सुनते हैं कि शीरी मजारी साहिबा ने कहा क्या था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब थोड़ा सा एक झगड़ा सा हुआ था और उस वक्त उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट दी गई थी। लेट्स हियर दिस। गलत है यार, पागल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको खराब कर आप प्लीज इस तरह मत कर सकते, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने तबाह कर दिया। स्टूपिड थिंग टू डू। हमारी कई विमेन नई सियासत में आई हैं, उनको जर्नलिस्ट से डील करने की तहजीब तक नहीं पता। हम आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे हैं। हम माजरत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो हमारी कई खवातीन नई सियासत में आई हैं, उन्हें जर्नलिस्ट से बात करने की तहजीब भी नहीं है, शीरी मजारी साहिबा ने कहा। अब ये जो रवैया है, नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, वो भी शो में साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। कुछ ही दिन कबल आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहा है। और जियाउल्लाह अफरीदी साहब, जिस तरह मैंने कहा, साबिक सूबाई वजीर खैर पख्तूनख्वा भी साथ हैं। नाज, शीरी मजारी साहिबा ने जो कहा है, ये बात क्या उन्होंने किस तरह का अंदाज है जब उन्होंने कहा कि मैं ये बहुत सी नई खवातीन हैं, उनको ऐसे लोग थे कि PTI में जिनको खवातीन बिलखुसूस जिनको सियासत नहीं आती थी, और ये रवैया जो उनका है ये दुरुस्त है या उनका एटीट्यूड ऐसा था? ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा गुस्से के तेज होते हैं, या ये रवैया ओवरऑल बढ़ता जाता है PTI में खवातीन के साथ? नाज बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Safan, I'm not surprised, though it is a very condemnable thing, but I'm not surprised because this is what we expect from her always। और उनका पार्टी के अंदर जिस तरीके से वो उनका एक कंडक्ट है, वो अमूमन ऐसे ही पाया गया है कि इनकरेजिंग नहीं है, डिस्करेजिंग रवैया रहा है। जिन मोहतरमा की आप वीडियो भी आपने दिखाई है, तो वो बड़ा डिस्करेजिंग रवैया औरतों के लिए होता है। मैं समझती हूँ जितनी भी ख़वातीन आती हैं वो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर आगे चल रही होती हैं और सब रिस्पेक्ट की हामिल है, सबकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। और ख़वातीन ही अगर ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देंगी तो फिर हम किस माशरे में रह रहे हैं? हम कहाँ मर्दों से बैठ के लड़ रहे हैं कि जी ख़वातीन को इज़्ज़त दें, डोमिनेशन ख़त्म करें। तो मेल शोविनिज़म मर्द करे समझ आता है, लेकिन अगर कोई ख़ातून करें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। हमें अपने रवैयों को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। बीइंग अ वुमेन, मैं इनकरेज करती हूँ हर उस खातून को जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर अपना किरदार अदा कर रही है और हर लेवल पे, तो किसी को बदतहजीब कह देना और इस किस्म के वर्ड्स इट्स स्ट्रांगली कंडेमेबल। और मैं समझती हूँ कि इससे हौसला शिकनी होती है, हौसला अफजाई नहीं होती। हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने जब PTI ज्वाइन की उस वक्त फौजिया कसूरी साहिबा एक बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही मेरे लिए तमाम रिस्पेक्टेबल है। मैं शिरीन मजारी साहिबा की भी भरपूर इज्जत करती हूँ
हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहती हूँ कि मैंने फौजिया कसूरी साहिबा की एक बहुत अच्छी चीज़ उनसे सीखी, वो ये कि ख़वातीन को इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें कि वो आके अपना किरदार अदा करें, तभी तो बनेगा कायदे आज़म का पाकिस्तान। फिर तो बात हम करते हैं ना फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के पाकिस्तान की, आज एक चीज हुई तो है वो ऐसे नहीं बन सकता कि धुतकारने से। आपके छोड़ने के बाद तो नहीं, लेकिन ये आयशा गुललाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है, इस पे मेरी आपकी कंटेंट्स पे कल ही बात हुई थी, आपने कहा ये उनका अपना जाती एक्सपीरियंस होगा जो उन्होंने फेस किया है, लेकिन एक चीज ये हुई है कि आज सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खवातीन रहनुमा हैं, कराची से सीमा जिया साहिबा, इसके अलावा लाहौर से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पेशावर से और इस्लामाबाद से, आज सारी खवातीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें नजर आ रही है मीडिया के ऊपर। नाज़ बलोच साहब, इज इट अ वेरी पॉजिटिव चेंज, या ये खान साहब आज इस पर इस डैमेज कंट्रोल के लिए सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इस तरह से औरतें आगे हर बात देखें। ख़वातीन के रोल को महदूद नहीं किया जा सकता, और बिलखुसूस मेरे प्रोटेस्ट करने के बाद जब मैंने एहतजाजन और जब मैंने सारी बात की, मैंने अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया, मैंने पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सियासी मामलात पे इख्तिलाफ था मुझे पार्टी के साथ, और मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे 12 आवाज़ उठाई, मैंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ तवज्जो नहीं हो रही, और सिर्फ ऊपर नारे लग रहे हैं लेकिन नीचे तंजीमी मामलात अधूरे के अधूरे हैं। तो फिर मैंने बेहतर जाना कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाऊं जहां पे मुझे ज्यादा कंफर्ट जोन मिल रहा है काम करने के लिए। लेकिन मैं 120 से वो इलेक्शन लड़ रही है, अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस वक्त आलिया हमजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कहती हैं कि मैं कोर कमेटी की मेंबर हूं। आई डोंट नो हर जी, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, वो होंगी यकीनन, लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात आज तक कभी हुई नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कह सकती, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन देखिए मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनको इतने सालों से कभी नहीं देखा, वो अभी आई होंगी, न्यू कमर होंगी, हो सकता है उनकी सलाहियत के हिसाब से पार्टी ने उनको डाल दिया कोर कमेटी में, तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकती, ना उनके हक में कह सकती हूँ। बहरहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, ख़वातीन को एक दूसरे को अपने रवैयों से इनकरेज करना पड़ेगा, और हर पॉलिटिकल पार्टी में जो वुमेन विंग होती है उसका बड़ा फ़ाल किरदार होता है वुमेन को आगे लेकर। अगर औरतें औरतों की इज्जत नहीं करेंगी, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगी, तो फिर कौन से माशरे में मर्दों से किस तरह से लड़ेंगे कि जी ख़वातीन को एहतराम दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, मेरी जो वजूहात थी, मेरी रीजंस पॉलिटिकल थी। आयशा ने कुछ करप्शन की बातें की हैं, कुछ आयशा ने जो बातें की हैं वो पर्सनल मामलात उन्होंने डिस्कस किए हैं कि जिस किस्म की जो पर्सनल बातें उन्होंने की हैं, तो जहाँ तक पर्सनल इश्यूज पे उन्होंने बात की है वो तो प्रूफ उनको देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर बात है ये तो अफसोस की बात है अगर ऐसा हुआ, लेकिन मैंने 7 साल के अंदर कभी भी खान साहब की जानिब से डिसरिस्पेक्टफुल रवैया जो है वो मैंने कभी नहीं देखा किसी खातून की तरफ, और बिल्कुल अपनी तरफ तो कभी भी नहीं। बिल्कुल, ये आपने कल ही बताया था, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा जी कि कंडेम करती हैं जो बिहेवियर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने शीर मज़ाही साहब दिखाई थी, यकीनी तौर पर ये इस वक्त हुआ तो गलत हुआ, आपने भी कहा सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, आपकी तरफ आते हुए इस अहम बात को लेकर, क्योंकि जो खवातीन के हवाले से इल्जामात हैं, नाज़ बलोच साहबा ने बेहतर समझाया भी कि पर्सनल लेवल पे उन्होंने कभी कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया विद इन पीटीआई या खान साहब के साथ, और जो मेल शोविनिज्म की बात है वो है, उस पर वो कायम भी हैं। आफरीदी साहब, करप्शन की बात है, और आपने परवेज यानी क्या वजह है कि आप इल्जाम लगाते रहे और डीजी एहतसाब कमीशन इस्तीफा भी दे गए, और अब आयशा गुललाई भी वही इल्जाम लगा रही हैं, वही इल्जाम दोहरा रही हैं, तो उस पर खान साहब तक आपने बातें पहुंचाई थी या खान साहब ने सुनी थी बातें, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको, और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? आप क्या समझते हैं, वजह क्या है आफरीदी साहब? देखिए जी, गिरफ्तारी से पहले मैंने ये सारी चीज़ें खान साहब के साथ डिस्कस की, 3 मीटिंग की, और ये सब कुछ उनको बता दिया कि ये चीज़ हो रही है, इनके रिश्तेदार, इनके अपने सारी ज़ाती ख़ानदान के लोग मुलविस हैं। फिर खान साहब ने परवेज़ खटक को बुलाया, फिर उस मीटिंग में हमारी थोड़ी हॉट टॉक हो गई, लड़ाई हो गई, उसके अगले दिन मेरी गिरफ़्तारी हो गई। तो ये सारी बातें खान साहब मेरी गिरफ़्तारी से पहले भी उनको पता था, और गिरफ़्तारी के बाद भी जब मेरी कस्टडी ख़त्म हो गई तो मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया, तो मैंने खान साहब के साथ थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस जो मेरे साथ रिकॉर्ड पे हैं, सब कुछ उन्होंने कुछ रिप्लाई भी दी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं एनी टाइम तमाम मीडिया को वो चीज़ें बता सकता हूँ, और मैं एहतसाब कमीशन के हवाले से आपके चैनल के तवसत से इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को चैलेंज करता हूँ कि वो आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, बशमूल जनरल हामिद
जो एक्स डीजी था वो ये बिल्कुल फ्रॉड कमीशन था, ये बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज देता हूँ कि आज मेरे साथ मुनाजरा करे आपके इल्जामात में। अगर आपके पास कागजात के साथ थे सबूत, तो जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है एहतसाब कमीशन की तरफ से, तो वो कार्रवाई अगर परवेज खटक साहब ने की है तो आपके सबूत इतने मजबूत हैं कि परवेज खटक साहब के खिलाफ कार्रवाई होती? यानी आपके सबूतों में इतनी जान या इतने दलाइल आपके मजबूत थे कि जिस बुनियाद पर आप चाहते थे कि वो कार्रवाई हो? शवाहिद थे आपके पास ठोस आफरीदी साहब? देखिए जी, शवाहिद क्या जनरल हामिद क्यों बता रहे? वही डीजी जिसने मुझे गिरफ्तार किया था वो कह रहे हैं उसने मेरी गिरफ्तारी, मेरी कस्टडी ख़त्म होने के बाद मुझे अस्पताल पे उनके 2 सीनियर ऑफिसर उन्होंने भेजे, फिर मुझे वापस बुलाया, 1 घंटे तक मैं उसके साथ मीटिंग कर रहा। उसने मुझे उस मीटिंग में कहा कि भाई ये सब कुछ मुझे गलत बताया गया है, असल चीज़ तो परवेज खटक ने की है। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने खान साहब को बताया, ये सब कुछ चीज़ें कंक्रीट एविडेंस उनके पास है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस चीज़ में मुझे गिरफ्तार किया गया था वो चीज़ आज भी अब इस वक्त तक ऑन द रिकॉर्ड पेपर में भी आप पूछ भी सकते हैं, इन्वेस्टिगेट भी सकते हैं। तंगी क्रोमाइट अभी तक वो माइनिंग भी उसको हो रही है और किसकी है वो भी सबको पता है। मतलब ये चीज ऐसी नहीं कि मैं खामखा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं PK1 से, आपने खान साहब आप सपोर्ट करते रहे, आपको क्या लगता है कि आप एक चीज खान साहब के आप कह रहे हैं आपके मैसेजेस का रिकॉर्ड भी आपके पास है, तो आपने जो मैसेजेस किए हैं उनमें आपने कंप्लेन की थी परवेज खटक साहब की, जिसको आप मीडिया में सामने लेकर आएंगे, या कोई और बात है उन मैसेजेस में जिसको आप सामने लेकर आना चाह रहे हैं? देखिए जी वो सब कुछ है उसमें मेरे पास, एहतसाब कमीशन के हवाले से भी, परवेज खटक के हवाले से भी, उसकी रिप्लाई के हवाले से भी, सब कुछ मोबाइल में भी है। और आप हमें ये इतना बता सकते हैं कि क्या वजह है कि आपके इल्जामात और डीजी एहतसाब कमीशन के एतराजात और उसके साथ साथ आयशा गुल्लाई अब जो कह रही है, क्या वजह है कि खान साहब परवेज खटक के खिलाफ कोई अगर कोई ठोस सबूत थे आपके मैसेजेस में तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या वजह थी? क्या कहते हैं खान साहब, उन्होंने क्यों नहीं किया? ये देखिए ये तो अफसोस की बात है ना जी, अफसोस है हमें, हम जैसे नज़रियाती लोगों को, कि जिस तरह नाज मेरी बहन बेटी हैं और बहुत सारे हैं। ये सिर्फ ज़ियाउल आफरीदी नहीं कह रहा, मौजूदा काबीना के बड़े क्लोज खान साहब के आतिफ खान, शहराम खान, हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर, सब ने कहा है उनको कि भाई परवेज खटक करप्शन में मिला। वैसे देखो खैबर बैंक स्कैंडल पूरी पाकिस्तान में सबको पता है। आप ये मानते हैं कि खैबर बैंक स्कैंडल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना खैबर बैंक? वो तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है ना, मैं क्या जो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद फ्लोर पे कहा है। देखिए जी, जब फ्लोर पे कहा है उस एमडी ने जो भी चीज़ की है, उस एमडी की गलत अपॉइंटमेंट हुई तो उसकी अथॉरिटी, उसकी मंजूरी परवेज खटक है। अगर उसने गलत काम किया और गलत बंदे को अपॉइंटमेंट किए तो ये करप्शन नहीं है? क्यों एहतसाब कमीशन इस पर खामोश है, बावजूद इसके कि वहाँ पे इंक्वायरी भी हुई है? परवेज खटक ने एमडी को अपॉइंट किया, अब उस बंदे ने जितनी भी एक्शन किए हैं गलत, जितने लोन दिए, जितने बैंक के अरबों रुपए डबो दिए, उसका बराबर का शरीक परवेज खटक है। आपको अफसोस है कि खान साहब की खामोशी, खान साहब की खामोशी पे आपको अफसोस है? आपने ये कहा आपको अफसोस है, यानी अभी भी आप समझ नहीं पाए? बिल्कुल, बहुत खान साहब पे, खान साहब का जो 20-22 साल जो मेहनत है वो खान साहब ने खुदकशी की है और वो डूब गया। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि खान साहब, मैं 1000 दफा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब सर मैं एक ब्रेक की तरफ, ठीक है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और नाज बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहम तरीन बातें हो रही हैं, अहम तरीन इंकशाफात, अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं और आइंदा सियासी लाहेमल और मुस्तकबिल के मंजरनामे पर भी बात होगी। करप्शन और फिर खवातीन के साथ क्या सलूक, इसके इल्जाम दोनों तरफ से हम बात कर रहे हैं। और नाज ने अभी यहाँ पर दोबारा कहा है कि खान साहब का रवैया ऐसा बिल्कुल भी इन्होंने ऑब्जर्व कभी भी नहीं किया, वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे नाज को। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है जी कि मेल शोविनिज्म है, जो उससे पहले भी रिपीट कर रही हैं। ज़ियाउल आफरीदी साहब करप्शन की बातें कर रहे हैं KPK में। इस ब्रेक के बाद मजीद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। करतूत इनके बहुत सारे हैं। उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम जिस तरीके से ये
खवातीन और लड़कियों की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। परवेज खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। रिजर्व सीट्स वो सारी परवेज खटक ने अपनी कजन को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। तंगी माइनिंग केस में इलीगल लीज परवेज खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कजन को। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके एमडी, उसकी सिलेक्शन बकौल जियाउल्ला अफरीदी, वो भी परवेज खटक ने की है। वो सबूत दिखा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, केपी गवर्नमेंट में परवेज खटक ने इतनी करप्शन की, इस ठेके में इतनी करप्शन की। इमरान नियाजी को पता नहीं क्या मसला था कि उसने सारे सबूत साइड पे रखे, मुस्तरद कर दिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे में। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नून को अहम आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर नुकसान पनामा जजमेंट आने के बाद हुआ। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए और यही तवक्को की जा रही थी कि कल पार्लियामेंट का इजलास होगा, या फिर बार बार जो बातें तज़िये में की जा रही थी कि PMLN के शायद लोग टूटेंगे, इधर उधर जाएंगे, सियासी तौर पर उनको डिफीट होगी। यकीनी तौर पर इसके सियासी इंप्लीकेशंस तो होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ दो लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक है पख्तूनख्वा के साबिक वजीर हैं सूबाई जियाउल्ला अफरीदी साहब, जो कहते हैं खान साहब ने खुदकुशी की जी परवेज खटक साहब पर एतबार करके KPK में, अभी इस प्रोग्राम में कह रहे हैं। और नाज बुलो साहिबा वो हैं जो यहाँ पर मरकजी तौर पर भी बड़ी सरकर्दा रही हैं और बिलखुसूस कराची में थी, तो यहाँ की जो तंजीमी ढांचा है उससे भी बड़ा अवेयर हैं और एक्टिव रहती हैं यहाँ पे PTI के। तो नाज, पॉलिटिकली खान साहब को फायदा तो हुआ है इस पनामा वर्डिक्ट का, लेकिन क्या उस फायदे को वो ट्रांसलेट कर सकेंगे? आप हिस्सा रही हैं तंजीम का, यहाँ पर आपने यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, मरकजी सतह पर भी रही हैं। सिंध के मामलात में क्या खान साहब अब हैं या फिर गायब हैं यहाँ से मामलात से? क्या वो सियासी फायदा उठा सकेंगे सिंध से? देखिए, सिंध में तो बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस रही है PTI की। सिंध में तो PTI मौजूद ही नहीं है। आप रूरल सिंध से देख लें, इतना अरसा हो गया, आज तक रूरल सिंध से एक भी शख्स जो है उसको आगे लाने का कभी भी जो है नहीं लाया गया। एक नादिर लगारी साहब थे, उनके भी ऐसा उनके साथ जो रवैया विदिन द पार्टी जो है उनको काम करने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ वजूहात की वजह से वो भी छोड़ के चले गए। उसके अलावा हमेशा कराची के जो सदारत की भी अगर आप बात करें, कराची के मामलात रहे, ऑर्गेनाइजेशनल इशू, कोई एक शख्स मुतवातिर नहीं रहा, बहुत फ्रीक्वेंट तब्दीलियाँ आती रहीं। तो यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ रहे, वर्कर से खान साहब डिस्कनेक्ट रहे हैं बहुत तवील अरसे से। स्पेशली आफ्टर धरना कराची के अंदर एक जो सिंध के अंदर एक गैप आ गया जिसमें खान साहब खुद वर्कर से कनेक्ट नहीं हुए और उन्होंने सारी जिम्मेदारी 2-4 लोगों के ऊपर डाल दी कि जी ये पूरे मामला देखेंगे। ऐसा नहीं होता, पार्टी तंजीम से चलती है। इस वक्त सिंध, देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ पॉपुलर नारे लगाने से, पॉपुलर स्लोगन्स देने से, नारेबाजी करने से आपको लोग उस वक्त तो अट्रैक्ट होकर जलसों में आ जाते हैं, लेकिन जब वोट की बारी पड़ती है तो अभी PS 1114 के इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी 22-23 हज़ार वोट लेके जीती और PTI ने इरफान उल्लाह मरवत को अपने साथ शामिल करके भी 4000 वोट लिए। ये नाकामी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जड़ें खोखली हैं, सिर्फ ऊपर नारेबाजी हो रही है और नारेबाजियों में भी फिर जो नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा है, जो तनकीदी जो वो फैक्टर है वो ज़्यादा है। मतलब जैसे किसी भी पार्टी के लीडर को, हेड को उठा के किसी को भी चोर, डाकू, डकैत, इस किस्म के वर्ड्स जो है, इनका चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बहुत ज्यादा सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं आते इस किस्म के अल्फाज। तंजीमी सतह पे जो नुकसान है नाज, आपने कहा 3-4 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, तो जो उन्होंने कराची में या सूबे सिंध में मजमूई तौर पर जिन लोगों पर जिम्मेदारी डाली, क्या वो खान साहब को डिच कर रहे हैं? यानी खान साहब का विजन ठीक है, लेकिन जो लोग उन्होंने यहाँ पर रखे हैं वो इस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। मैं समझती हूँ डिलिबरेटली तो कोई भी डिच नहीं करता। डिलिबरेटली तो जाहिर बात है वो लोग 20-20 सालों से जो खान साहब के साथ है वो उनको डिच तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि गैर सियासी, एपॉलिटिकल, गैर सियासी होना एक अलग बात है। कुछ लोगों की लॉयल्टी तो बहुत है खान साहब से, उनकी दोस्ती तो बहुत है खान साहब से, लेकिन सियासी जो बसीरत है, सियासी समझबूझ है कि आपके गली गली में आपके वार्ड हो, आपकी तंजीम हो, आपकी वुमेन विंग फ़ाल हो, आपकी यूथ विंग फ़ाल हो, ना यूथ विंग है ना वुमेन विंग है, कोई भी विंग फ़ाल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऊपर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में पार्टी कमज़ोर होती है। एक वर्कर कहाँ जाएगा? किसी ने मेंबर बनना हो, उसको पता नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, दफ्तर
एक ही है, वो भी सन्नाटे लगे हुए, ये इश्यूज थे यहाँ पे। रॉन्ग सिलेक्शन, गलत लोगों को टिकट्स देके असल वर्कर को नाराज किया गया, लोकल बॉडी इलेक्शंस में बहुत पुअर रिजल्ट आए। मैं तो उस वक्त से पार्टी के अंदर आवाज उठा रही थी जब लोकल बॉडी इलेक्शन में गलत टिकट्स बांटे गए लोगों को और एक गलत सिस्टम के तहत जो है बांटे गए, तो उस पर भी मैंने आवाज उठाई, क्योंकि जाहिर है जब कोई भी शख्स किसी पार्टी के साथ होता है तो वो उसके लिए अच्छा ही सोचता है, और जिसको पॉलिटिकल शऊर हो, सियासी समझ हो, तो आप चाहते हैं कि उसका फायदा पार्टी को पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं सैफान, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट कि टुडे आई एम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 50 साल से जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिन्होंने आमरीत का सामना किया, जिन्होंने जियाउल हक का सामना किया, मुशर्रफ का सामना किया, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानी, जो ये सारी चीजें इन्होंने आमरीत का सामना करके 50 साल वर्कर और तंजीम की बुनियाद के ऊपर बुनियादी बात है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी जिस सूरत हाल का बता रही है कि अब वहां से पार्टी नजर नहीं आ रही। ये वो जगह है कराची जहां से नंबर 2 पर आए थे ये, और वोट्स के लिहाज से इन्होंने 15 लाख वोट, कितने वोट इन्होंने लिए थे कराची से, वहां इस वक्त ये सूरत हाल है, तो यहां से नुकसान है। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, आपकी इस वक्त क्योंकि परवेज खटक साहब के साथ मामलात हैं, इस वजह से तो नहीं कह रहे कि खुदकुशी कर ली है, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरा इनके मिनिस्टर्स हैं, गवर्नेंस चल रही है, तो आफरीदी साहब क्या वजह है आप कहते हैं खुदकुशी कर ली है, और क्यों आप इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या परवेज खटक साहब रहते हैं तो नुकसान है कि सियासी पे खान साहब को, और क्यों है? देखिए जी, ये सिर्फ ज़ियाउल्लाह आफरीदी की बात नहीं है जी, ये बहुत से मनेस कह रहे हैं, मौजूदा काबीना के वज़रा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कह रहे हैं, बल्कि खान साहब खुद भी मेरे ख्याल में दिल में वो सोच रहे कि मैं ख़ुदकशी मैंने की है, लेकिन जिस तरह सब कह रहे कि ब्लैकमेल है, अब ये ब्लैकमेलिंग की वजह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मालूम नहीं कि वजह क्या है। तो ख़ुदकशी का तो वो साहब ज़ाहिर हो रहे थे, साहब कमीशन को ताला लगा है, खैबर बैंक स्कैंडल इसी तरह पड़ा है, परफॉर्मेंस जीरो है। आप देखें परवेज खटक साहब के खिलाफ कितने एमपीएस हैं आपके साथ? हमने सुना था 8-10 एमपीएस की मीटिंग हुई है रिसेंटली, अगर कोई ऐसा मूव आता है तो, और क्यूडब्ल्यूपी भी अलग हो गई है तो वो अलग हो सकते हैं, आपके साथ कुछ एमपीएस और भी हैं क्या? बिल्कुल जी, बहुत सारे एमपीएस हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नो कॉन्फिडेंस खटक के खिलाफ आ गई तो मेरे जैसे नजरियाती लोग कभी भी परवेज खटक को वोट नहीं देंगे। मतलब अगर कैंडिडेट बदल गया और सही कैंडिडेट और ईमानदार कैंडिडेट आ गया तो फिर वोट देंगे, लेकिन परवेज खटक को कोई भी वोट नहीं देगा, और वो बिल्कुल वो ये हुकूमत उनकी मतलब चली जाएगी। अच्छा, सियासी नुकसान हो रहा है खान साहब का, खान साहब को पता भी है, आप लोग आगाह भी कर रहे हैं, लेकिन खान साहब कुछ नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ब्लैकमेल, ये पता नहीं, आपका कोई गुमान है इस वक्त? क्या वजह है कि खान साहब के पास कोई इल्म है? आप बता रहे हैं तो ये तो नहीं कि खान साहब के बारे में करप्शन करते हैं, ये तो कोई भी नहीं कहता इस वक्त, तो फिर क्या वजह हो सकती है आफरीदी साहब जो खान साहब खामोश है इस करप्शन पे, अगर हो रही है तो मुबैना तौर पे? तो ये देखे जी, देखे ये खान साहब को आए बताएं कि भाई ये इल्ज़ाम गलत है। खान साहब मेरी वो वाली उस पर शुएब सेडल वाली वो बनाए, शुएब सेडल की GIT बनाए, जो खान का सबसे फेवरेट ऑफिसर है शुएब सेडल। किसी भी तरह खान हुक्म करे और इस माइनिंग वाली केस पे GIT बनाए शुएब सेडल की सरबराही में, तो खान साहब को परवेज खटक का पता लग जाएगा। आप मैसेजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे लास्टली आफरीदी साहब? आपने कहा कुछ मैसेजेस है खान साहब के आपके साथ, एक तो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैसेज उसमें दिखाए ही नहीं गए, किस वजह से नहीं दिखाए गए हम नहीं कह सकते। आप कब कर रहे हैं मैसेजेस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप नहीं, आपके पास देखिए जी, मैं मैसेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के तवसत से बता रहा हूँ, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये मैं खान साहब को मुखातिब होकर कर रहा हूँ कि भाई आपके चैनल के जरिए से कि भाई मेरे साथ मीडिया पे आप, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मरकजी कायद परवेज खटक बैठ जाए और बनाए शुएब सेडल की सरबराही।